हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक ब्रेन का एक अलग पार्ट द केस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई अलग बात नहीं है। जो आर्थिक संसाधनों का निष्कासन का जो मैंने कारण और परिणाम वाला चैप्टर डिस्कस किया था, उस डिस्कशन के अंतर्गत ये भी चीज़ आती है कि भारतीय उद्योगों का किस प्रकार से संरक्षण किया जाए। तो उसमें तीन चीज़ें जिसको हम वापस रिवाइज कर सकते हैं। पहला तो भारतीय उद्योगों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो देखिए, भारतीय उद्योगों का दोहरा शोषण किया गया। पहला इस प्रकार से कि भारतीय उद्योगों से निर्मित वस्तुओं पे जो मज़दूर काम कर रहे थे उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही थी, जिससे उनका जीवन निर्वाह भी संभव नहीं हो रहा था। और जीवन निर्वाह संभव न होने के कारण वो उस काम को बढ़ाने के लिए या उस काम को जारी रखने के लिए असमर्थ हो गए थे। इसलिए भारत की जो हस्तकला थी या जो रेशम कपड़े का जो रेशम का जो उद्योग चलता था, उसको काफ़ी कुठाराघात पहुंचा। दूसरा जो ब्रिटिश करते थे वो ये था कि जो ब्रिटेन से वस्तुएं निर्मित होकर के आती थी उनके ऊपर वो इंसेंटिव देते थे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे। तो ब्रिटेन के जो अधिकारी जिनको कि भारत सरकार से वेतन दिया जाता था, उनके पास इनकम थी और वो अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटेन की वस्तुओं पर ही खर्च करते थे, क्योंकि उनको उस पर इंसेंटिव मिलता था। अब भारत की वस्तुएं खरीदने पर उनको इंसेंटिव नहीं मिलता था, इसलिए वो भारत की वस्तुएं कम से कम खरीदते थे। इसलिए भारत में निर्मित वस्तुओं की जो डिमांड थी वो वास्तविक डिमांड की तुलना में बहुत कम होती थी। तीसरा, भारत में जो वस्तुएं निर्मित हो सकती थी उनको भी वो भारत में निर्मित नहीं करके उसको ब्रिटेन भेजते थे, उसका कच्चा माल, और उसका रूप परिवर्तित करके या ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे वापस महंगे भाव पर यहाँ बेचा जाता था। चूँकि यहाँ से कच्चा माल सस्ते में ख़रीदा जाता था, रेलवे की सुविधाओं के द्वारा कम किराए पर ब्रिटेन भेजा जाता था और ब्रिटेन से वापस उस माल को निर्मित करके पुनः भारत के अंदर भेज दिया जाता था और वो वापस महंगा करके उसको बेचा जाता था। तो इस प्रकार से जो भारतीय उद्योग थे उनका संरक्षण नहीं हुआ, और न तो उनका संरक्षण हुआ और न ही उनके लिए कोई विशेष नीति जो है वो लगाई गई। इस कारण से उन उद्योगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला, और आगे बढ़ने का अवसर न मिलने के कारण उनका जो उत्पादन था वो लगातार गिरता गया, और जो भारत की इंडस्ट्री जो थी वो पहले से जो डेवलप्ड थी उसका जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी हद तक रुक गया। और इसमें जो बचाने के जो उपाय किए गए थे उसमें हम जो रेवेन्यू या उस इफ़ेक्ट को कम करने का, ये जो इफ़ेक्ट्स है इसमें आपके, ये चीज़ें आप इसके अंदर काम में ले सकते हो। अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, चूँकि ब्याज की दर ज़्यादा थी तो उस ज़्यादा ब्याज की दर का भुगतान करने के लिए भी यहाँ की इंडस्ट्री को फ्लोरिश नहीं किया जा सका। टैक्स की रेट भी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ की इंडस्ट्री को कुछ कम हिस्सा मिलता था। अब जो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ब्रेन जो है वही एक्चुअल में यहाँ के उद्योगों को फ्लोरिश करने का एक तरीका था कि सर्विसेज के अंदर सिविल और मिलिट्री लोगों को लगाया जाए, होम चार्जेस को कम किया जाए, और जो गवर्नमेंट परचेज के अंदर अगर भारत की निर्मित वस्तुओं को, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, वो बढ़ाया जाएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी और उनका प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा। अब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को ब्रिटिश में एस्टेब्लिश करने के बजाय भारत में एस्टेब्लिश करने की जो बड़ी डिमांड थी वो अगर होती तो हो सकता था कि भारत के उद्योगों का भी विकास हो सकता था। लार्ज साइज़ का जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, इससे इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन के अंदर बढ़ा और भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट जो था वो कम से कम होता। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो भारत के लोगों को ही रोज़गार देना पड़ेगा, भारत में ही इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेगी, और भारत के जो उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग है, उनका
जो है वो विकास करना पड़ेगा, जो कि दुर्भाग्य से नहीं किया गया। इस कारण से ये चीज़ें चढ़ती गई। धन्यवाद।